नमस्कार, मैं डॉक्टर नूरजहाँ और मैं दोबारा से आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण टॉपिक पर बात कर रही थी और इसी के अंतर्गत में उपयोगिता हमारी इम्पोर्टेंस चल रही थी कि क्या उपयोगिता है अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण की। और इस क्लास से पूर्व की क्लास में मैं आपको 4 बिंदुओं पर बात कर चुकी थी और 4 बिंदुओं में हमारी जो बात थी उस बात के अंतर्गत मैंने स्पष्ट किया था कि जो जिन बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई थी वो था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुनिश्चितता आ जाएगी, न्यायाधीशों के कार्यों में सुगमता हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय कानून में एकरूपता हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास प्रक्रिया में तीव्रता आ जाएगी, तेजी आ जाएगी। ये 4 बिंदु हम इससे पहले की क्लास में चर्चा कर चुके हैं और आज मैं 5वें बिंदु पर आपसे चर्चा करूंगी और वो 5वें बिंदु के रूप में हमारा है अंतर्राष्ट्रीय कानून की लोकप्रियता में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय कानून में अगर संहिताकरण हो जाएगा तो इसमें इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो जाएगी। वो इस तरह से कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की उल्लंघना अगर होती है तो उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों को क्या दंड दिए जा चुके हैं और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संविधि क्या कहती है, ये सारी चीजें लिखित रूप में, संकल्पित रूप में हमारे सामने विद्यमान रहेगी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानून की उल्लंघना कम होगी और कम होने से इसकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। मैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट पर आ जाती हूँ और वो है हमारा छठा पॉइंट। छठा पॉइंट ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विज्ञान बनना। अब किसी भी विषय के विज्ञान बनने के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे समस्याओं का उदय होना, समस्याओं के समाधान के लिए उस पर शोध होना, रिसर्च होना, स्टडीज होना और वो स्टडीज कार्य और कारण से संबंध स्थापित करने वाली हो, व्यवस्थित हो, श्रृंखलाबद्ध हो, उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता हो। और हमें विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून आरंभ में जो है वो उसका अलिखित प्रलेख मिलता है, हमें अलिखित रूप में वो बिखरी हुई सामग्री के रूप में मिलती है। तो जहाँ वो बिखरी हुई सामग्री के रूप में, जो मैंने अभी आपको कुछ बिंदु गिनाए, और उन बिंदुओं के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। अतः संहिताकरण हो जाने से हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि इसका अध्ययन व्यवस्थित है, श्रृंखलाबद्ध है, कार्य कारण से संबंध स्थापित करता है और जो भी घटित घटनाएं हैं, लिखित प्रलेख हमारे लिपिबद्ध हमारे सामने विद्यमान है, उन आधारों पर हम इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमताएं भी दे रहे हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून का विज्ञान बनना संहिताकरण है, इसलिए यह उपयोगी, संहिताकरण उपयोगी है। मैं अपनी अंतिम बात पर आ जाऊं। अंतिम बात उपयोगिता के संबंध में वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो विभिन्नताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिस्थितिवश जैसे जैसे राष्ट्र, जैसे जैसे राजनीतिक व्यवस्थाएं इसके साथ आई और इसमें अलिखित प्रलेख की वजह से इसमें जुड़ाव होता रहा। इस जुड़ाव में बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे भी थे जो आज के समय के लिए, आज की परिस्थितियों के लिए, आज की राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए, आज के राष्ट्रों के लिए वो उपयोगी नहीं रहे हैं। उन विभिन्नताओं को समाप्त कर देना और सबके लिए एक जैसी परिस्थिति लागू करना आज की स्थिति की मांग है। आज की परिस्थितियां इस तरह की परिस्थितियों को चाहती हैं। अतः विभिन्नताओं को समाप्त किया है संहिताकरण ने, इसलिए इसकी उपयोगिता है। तो आज जो मैंने आपको 3 बिंदु बताए, अंतर्राष्ट्रीय कानून की लोकप्रियता में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विज्ञान बनना और इनमें जो विभिन्नताएं हैं, डिफरेंशिएट्स जो हैं, उनको खत्म करना, उनका समाप्त हो जाना, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण की उपयोगिता है। अब ये बात जैसे मैंने संहिताकरण की आवश्यकता और उपयोगिता इन दोनों बिंदुओं पर आपसे चर्चा की, इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संहिताकरण से नो डाउट अंतर्राष्ट्रीय कानून को बहुत लाभ है। क्या इन लाभों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को जो इतने बेनिफिट्स हुए हैं संहिताकरण की वजह से, क्या कुछ हानियां भी हुई हैं? क्या कुछ ये आलोचना का विषय भी बना है? क्या कुछ दोषों का भी अनावरण
सही अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण के कारण हो गया है क्या? ये बातें हमारे जहन में उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है राजनीति विज्ञान विद्यार्थी होने के नाते। बिल्कुल ये शंकाएं हमारी उठना स्वाभाविक है। इन स्वाभाविक शंकाओं को बताने का प्रयास विद्वानों ने किया और उनका निराकरण भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये आज की क्लास में मैं जिन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगी वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण हो जाने से इसमें जो दोष आ गए हैं, जो कमियां आ गई हैं, ये जो आलोचना का विषय बन गया है, उसके लिए कौन कौन से बिंदु हैं। उन बिंदुओं को उजागर करने के बाद मैं उन बिंदुओं को उजागर करूंगी जो इन कठिनाइयों को दूर कर सके। तो मैं अपने इस भाग में आपको बताना चाह रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं या इसकी क्या आलोचनाएं हैं। इस पर पहला बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास अवरुद्ध होना। अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास कैसे अवरुद्ध हो जाएगा कि देखिए, एक तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का बेसिक नेचर जो है वो क्या है, खुलापन है, सभ्यता शिष्टाचार के नाते उसे अपनाना है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। वो स्वतंत्र होकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्वतंत्र होकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्थितियों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसे में उसे लिपिबद्ध कर देना, उसको बांध देना, उसके वास्तविक विकास को अवरुद्ध करने के बराबर होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है। जो दूसरी थीम इसमें आती है कि कानून निर्माण की भावना समाप्त हो जाना। हम ये बात से परिचित हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के लिए कोई एक कानून का निर्माण कर सके। अतः ऐसे में जो था वो कानून निर्माण के लिए क्या किया जाता था, संधियां की जाती थी, और वो कानून निर्माण संधियां जो होती थी वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के उस भाग की क्षतिपूर्ति करती थी, उस भाग की आवश्यकता की पूर्ति करती थी जो उसके कानून निर्माण से संबंधित है, और राष्ट्र परिस्थितियां देखकर स्वतः ही भावनाओं से आते थे ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या का समाधान हो सके। संहिताकरण हो जाने से इस तरह की भावना को आघात पहुंचा है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण की आलोचना करने वाले विद्वानों का मानना है। इसका तीसरा बिंदु आता है कानूनी विवादों में अनावश्यक वृद्धि। हम ये बात जानते हैं कि जहाँ न्यायालय होते हैं और जहाँ कानून है, विधि की व्याख्या है, ऐसे में विवाद जो है वो छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद न्यायालयों में पहुंच जाते हैं। ऐसे में न्यायालयों में कार्य की पेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। अतः बिना वजह की कानूनी विवादों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि होगी संहिताकरण हो जाने से। फिर चौथा पॉइंट आता है कि कानून एक बंधन के रूप में, हम बात मानते हैं कि कानून एक ऐसा शब्द है जो बंधन की प्रक्रिया बताता है, यानी कानून है, अगर आपने कानून नहीं माना है तो आप दंड के भागीदार हैं, और अगर न्यायालय ने निर्णय दे दिया आप सही हैं, तर्क नहीं जुटा पाए हैं, तब भी आप कानून की प्रक्रिया के आधार पर आपको दंड का प्रोविज़न होता है। फिर कानून जो है वो एक बाधक क्षमता का भी, बाधक परिस्थिति का भी सूत्रपात करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने वाले जितने भी राष्ट्र हैं वो संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसे में बंधन जैसी स्थिति इनकी उस भावना के, संप्रभुता की भावना के विपरीत है। अतः ये दो अलग अलग स्थितियां विरोधाभास स्थिति को दर्शाती हैं, इसलिए ये आलोचना का विषय है। पांचवी बात हमारी आ जाती है विकासवादी सिद्धांत के प्रतिकूल। विकासवादी सिद्धांत के प्रतिकूल से तात्पर्य कि विकासवादी सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकासवादी सिद्धांत ये बताता है कि जिस तरह से एक जीवित व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में जीता है और एक दिन परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, इस दौरान
परिपक्वता और जीवन शुरू करने के बीच जो उसकी संघर्षशील स्थितियां हैं, जो स्थितियां सम विषम उसके साथ आई, उसके साथ वो जो एडजस्ट करके चलता है, वो विकासवादी सिद्धांत की एक प्रक्रिया है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून में हम संहिताकरण कर देंगे तो एक बना बनाया खाना अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें जो विकासवादी सिद्धांत की जो स्वतः परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालकर जो जीवन जीने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि बेसिक नेचर अंतर्राष्ट्रीय कानून का रीति रिवाज परंपराओं यानी जो सभ्य और शिष्टाचार इसका मुख्य आधार है, वो स्थितियां इसमें समाप्त हो जाती है, ऐसा आलोचक मानते हैं। मैं अपनी सेकंड लास्ट परिस्थिति में आ जाती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की बाल्यावस्था, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण किया जा रहा है, लेकिन अगर विकास की दृष्टि से हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी बाल्यावस्था में ही है। जब वो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए, बहुत सारे मैटर इसमें शॉर्ट आउट हो जाए, सॉल्व हो जाए, बहुत सारी स्थितियां साफ हो जाएं, तब इसका संहिताकरण हो तो उसका वास्तविक बेनिफिट तब मिल सकता है। अगर अभी बाल्यावस्था में कर दिया जाएगा तो ये अभी परिपक्व अवस्था तक पहुंचने की जो स्थितियां हैं उसका संहिताकरण के लिए दोबारा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अतः हमें वेट करने की ज़रूरत है कि थोड़ा समय और निकले और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण हो। मैं अपनी अंतिम बात पर आ जाती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून की मौलिकता का ह्रास, क्योंकि विद्वान ये मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के परंपरागत विद्वान ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की मौलिकता जो है वो क्या है, इसका स्वतः पालन करना इसकी मौलिकता है, और अगर इसका संहिताकरण हो जाएगा तो इसकी मौलिकता का ह्रास है। अतः इस आधार पर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण हो रहा है, इसकी उपयोगिता भी है और इसकी आवश्यकता भी है, लेकिन उपयोगिता और आवश्यकता के तहत अगर इसका संहिताकरण है तो इसमें ये 7 पॉइंट के रूप में कमियां हमारे पास विद्यमान है कि विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, कानून निर्माण की भावना समाप्त हो जाएगी, कानूनी विवादों में अनावश्यक वृद्धि हो जाएगी, इसमें बंधन का रूप हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत के ये प्रतिकूल है, कानून अभी बाल्यावस्था में ही है और इसकी मौलिकता का ह्रास हो जाएगा। अतः ये 7 बिंदुओं पर अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण के कारण कमियां आई हैं। इन कमियों के चलते हम ये नहीं कह सकते कि संहिताकरण नहीं होना चाहिए। इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। ये कमियां कैसे दूर की जा सकती हैं उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।